नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। YouTube ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का मैं हीरामणि वाधवा तहे दिल स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है आपसे चर्चा करके। बहुत सारे विषय मैंने ले लिए हैं। मुझे आशा है कि सभी विषयों का आपको बहुत अच्छा उपयोग होगा। आज का भी विषय बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वो विषय है प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, यानी आपके कार्यस्थल पर जहाँ भी आपका जॉब होगा, नौकरी होगी, वो कार्यस्थल पर आप अपना बचाव लैंगिक अत्याचार से कैसे करोगे, उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, और अगर हो भी गया कुछ तो हमें उसके लिए क्या एक्शन लेनी चाहिए, ये सब हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले ये एक विशाखा गाइडलाइंस जो इस बारे में कार्यस्थल के जगह पर सभी महिलाओं का या सभी जो भी काम करने वाले हैं एम्प्लॉइज़, उनको प्रोटेक्ट, उनकी सुरक्षा कैसी करनी है, तो इसके लिए गाइडलाइंस आई है कुछ। तो वो गाइडलाइंस क्यों आई और कैसे आई, तो आइए हम एक केस के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हो कि पहले पहले बाल विवाह की बहुत ही प्रथा थी। बाल विवाह कर देते थे, और बाल विवाह करना उचित है क्या? आपको क्या लग रहा है? बाल विवाह करना उचित बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि लड़कियां मैच्योर नहीं होती, और जो उम्र के अनुसार मैच्योरिटी आती है, उनमें परिपक्वता जो आनी चाहिए, शरीर मजबूत होना चाहिए, वो जब तक नहीं होगा तो उनको बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। बहुत बार तो उनके घर में, उनके परिवार में इतनी समझ नहीं होती थी कि लड़कियां बहुत मतलब छोटे बच्चों को जन्म देती थी जल्दी, और वो बच्चे भी नहीं बचते थे। कई बार उनकी माएँ, मतलब जो लड़कियां बाल विवाह करके उनका भी बचना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उनमें इतनी मजबूती नहीं थी। तो बाद में कानूनी व्यवस्था की गई कि लड़की की उम्र 18 से ज़्यादा होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? कि वो खुद को भी संभाल सकते हैं और होने वाले बच्चों का भी अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। कुपोषित नहीं रहते, मतलब वो अच्छी तरह से उनका आहार विहार सब बराबर चलता है। वो समझदार हो जाती हैं, अपनी डिसीजंस ले सकती हैं, मतलब जो भी निर्णय है वो खुद कर सकते हैं दोनों। तो इसलिए वो कानून किया गया। लेकिन फिर भी कई जगहों पर अभी तक चल रहा है, उसको भी रोकना तो चाहिए। एक बार ऐसा ही केस हुआ राजस्थान में। एक महिला जो गवर्नमेंट में काम करती थी और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस, यानी जो जानकारियाँ वो गवर्नमेंट तक पहुंचाती थी। उसका नाम था बावरी देवी।
अच्छी समाज सेविका थी, सोशल वर्कर। और उसने एक बार एक ऐसी खबर सुनी कि एक शाहूकार एक छोटी बच्ची के साथ विवाह करने जा रहा है। तो जब भी उसको ये पता चला तो वो गवर्नमेंट की थी, तो उसको तो ये एक्शन लेना ही चाहिए। उसने जाकर वो वहाँ पर बता दिया। ये जब वो शाहूकार को पता चला, कैसे पता चला वो वगैरह, क्योंकि वो शाहूकार हैं, उनको कैसे भी ये सब जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं सवेरे विवाह का आयोजन करूं तो ये अच्छा नहीं रहेगा, सब लोग एक्शन लेंगे। और इसलिए रातों रात उसने वो बच्ची के साथ विवाह किया। विवाह करने के बाद उसको वो बावरी देवी का बदला लेना था। वो बदला ऐसी बुरी तरह से उसने लिया कि एक गैंग के साथ वो उसके पास जाकर उसको पूरा शरीर उसका गंदा किया, रेप किया। और जब उनका जो पति, बावरी देवी के पति, उन्होंने उसको बचाने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन उसको भी मारा, बहुत पीटा। तो भी उसने जिद नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी। अपनी पत्नी को अच्छी तरह से ढक कर पुलिस स्टेशन में ले जाकर बताया, लेकिन पुलिस की भी हरकत, कौन किया, कुछ तो होगा, क्या हुआ, ये सब मतलब ऐसी हरकतें वो पुलिस भी कर रही थी। उन्होंने वो केस बराबर से नहीं लिया। दूसरे पुलिस स्टेशन में एनजीओस को उन्होंने कांटेक्ट किया, एनजीओस को मिले, तो भी उनका कुछ हुआ नहीं। तो बाद में एक विशाखा नामक एनजीओ आ गई, उनसे मिले। और विशाखा एनजीओ ने सोचा कि ये केस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो महिलाओं के साथ हो रहा है वो उसको कहाँ तो रोक ठोक लगानी चाहिए। तो ये सब रोकने के लिए उन्होंने कहा कि हम ये केस ज़रूर लड़ेंगे। तो ये पूरी जानकारी उन्होंने ली और फिर केस फाइल की। 1997 में वो केस बोर्ड पर आया, गाइडलाइंस तैयार की गई और 2013 से वो अमल हो गई, मतलब अमल कर रहे हैं उसको। कभी भी ऐसा कोई केस आया तो विशाखा गाइडलाइन की हेल्प से वो केस लिया जाता है कोर्ट में। तो ये विशाखा गाइडलाइंस क्या है? पहले तो उन्होंने ये कहा कि जहाँ पर भी जो भी कार्यस्थल है, वो चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ऑफिसेस हो, चाहे कंपनियां हो, या स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, जो भी कार्यस्थल हैं, जहाँ भी हैं, वो हर एक कार्यस्थल छोटा हो बड़ा हो, उसमें एक कमिटी होनी चाहिए। वो कमिटी है इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, मतलब आंतरिक तकरार समिति। तो वहाँ पर एक कमेटी ज़रूरी होती है हर एक स्थल पर, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, जिला। तो ऐसी एक कमेटियाँ बहुत ज़रूरी है, जो महिलाओं की या जो भी कार्यस्थल पर उनकी मौजूदगी में जो भी ऐसी हरकत हो और वो पीड़ित हो, यौन पीड़ित हो,
मतलब शारीरिक पीड़ा हो जिनको, उनकी उनको टॉर्चर किया गया हो, तो वो केसेस वो कंप्लेंट कमेटी लेती है। तो ये कंप्लेंट कमेटी कैसी होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 मेंबर्स होने चाहिए, सभासद। और ये 10 से 11 मेंबर्स कौन होने चाहिए? जो कार्यस्थल है वहाँ की सीनियर महिलाएं, 2 महिलाएं, और दूसरे जो कोवर्कर्स है, कलीग्स हैं, उनके सबॉर्डिनेट्स, उनमें से 2, ज़्यादा से ज़्यादा महिला होनी चाहिए, और 2-3 जेंट्स, मतलब पुरुष चलेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं होनी चाहिए। और एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो बाहर के एनजीओ का होना चाहिए। कहाँ? मतलब जो वहाँ के कार्यस्थल पर नहीं, दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि अगर बाहर का कोई इंसान होगा तो पार्शियल नहीं होगा, मतलब वो बराबर जो न्याय देगा, जजमेंट देगा, जस्टिस देगा, बराबर देगा। ऐसे नहीं कि वो लोग नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कभी हो सकता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदनाम ना हो, किसी पर भी कोई एक्शन ना हो। सबकी भावना अच्छी होती है कि मिलजुल कर रहे, लेकिन जो ऐसी हरकतें करने वाले, उनको कहाँ न कहाँ तो कभी न कभी तो उसका दंड मिलना ही चाहिए। तो ये कमेटी जो तैयार की जाएगी, मतलब जानी चाहिए, उसके जो भी मेंबर्स हैं उनके नाम, टेलीफोन नंबर्स और उनके एड्रेसेस, ये ऐसे एक बोर्ड पर होना चाहिए, जो बोर्ड दर्शनीय जगह पर, मतलब जो जहाँ पर सब वो बोर्ड देख सके कि ये कमेटी है, हमें कोई भी कंप्लेंट करनी है तो हमें ये एनी ऑफ द मेंबर्स, मतलब एनी किसी सभासद को हम कंप्लेंट करें। ये हो गई कमेटी। अभी जो कंप्लेंट करनी है वो कंप्लेंट कैसी होनी चाहिए? तो ये जो कंप्लेंट करने वाली व्यक्ति है, कंप्लेनर, तो उसको ऐसी तकरार 2 कॉपीज में करनी है। 2 कॉपीज मतलब तो एक कॉपी उन्हें सबमिट करनी है, देनी है, और वो कॉपी देते समय दूसरे कॉपी पर हमें उनका सिग्नेचर लेना है, स्वाक्षरी लेनी है, और वो कॉपी अपने पास संभल के रखनी चाहिए। क्यों 2 कॉपियाँ? क्योंकि कभी कभार ऐसे भी हो सकता है वो कॉपी गुम हो गई, या एक्शन नहीं ली, या कैसे भी मिसप्लेस हो सकती है, तो आपके पास वो एविडेंस, प्रूफ रहना चाहिए कुछ, कि हमने आपको कंप्लेंट की थी। तो ये 2 कॉपियों में कंप्लेंट होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो भी कंप्लेंट है वो 3 महीने के अंदर वो कंप्लेंट होनी चाहिए। अगर आप 3 महीने हो जाएंगे, 4-5 महीने के बाद करोगे, 6 महीने के बाद करोगे, वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हो सकता है कभी कि किसी ने किसी का बदला लेना होगा, या ऐसे ही कंप्लेंट की होगी, या तो क्यों 6 महीने के बाद, क्यों पहले क्यों नहीं की? ठीक है, अगर ऐसे भी है कि पहले 3 महीने में आपने कंप्लेंट नहीं की, आपने सोचा शायद आपके मन में की भावना अच्छी होगी कि शायद सुधर जाए, फिर से ये हरकत ना करे, लेकिन फिर भी की, तो फिर आप जब वो कंप्लेंट करोगे, तो जब फिर वो ऐसी हरकत होती है, वो डेट लिखकर आप वो कंप्लेंट दे सकते हो। लेकिन पहले वाले के आप खाली
उसको मेंशन कर सकते हो, उसमें आप बता सकते हो कि ऐसी हरकत पहली भी बार की थी, लेकिन हमने ऐसा मौका दिया कि शायद, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो ये देख कर उसने फिर से ये हरकत की है। ये आप कर सकते हो। तो और जो कंप्लेंट देने वाले, उनको भी 3 महीने के, मतलब 3 महीने के अंदर जब कंप्लेंट मिलेगी तो उनको भी वैसी ही एक्शन लेनी चाहिए। विद इन 90 डेज आपको उसका फैसला सुना दे। ये कंप्लेंट कैसी लिखनी चाहिए? डेट, टाइमिंग, हरकत जो उन्होंने की, क्या हरकत का तरीका था, मतलब क्या हरकत की वो, और आपके सामने कोई साक्षीदार था क्या, अगर है तो उसका नाम, अगर नहीं है तो भी आप वो कंप्लेंट लिख सकते हो। पूरी कंप्लेंट लिखो कि आप कैसे, मतलब महिला जो लिखने वाली है वो कैसे पीड़ित हुई, तो वो समझ में आना चाहिए। अगर कंप्लेंट सही नहीं है कि झूठी है या सच्ची है, जो भी है उसकी पूरी स्क्रूटिनी की जाती है, मतलब छाननी की जाती है, पूरी इंक्वायरी की जाती है, सब देखा जाता है। अगर झूठ बोलने वाला कोई होगा उनको भी पनिशमेंट होती है। अगर उन्होंने सच्ची कंप्लेंट की जिस पर एक्शन लेनी है उन पर भी एक्शन ली जाती है वहाँ। या तो वो जो हरकत करने वाला या हरकत करने वाली जो भी कोई हो, उनको ट्रांसफ़र, मतलब बदली दी जाती है, या सस्पेंस किया जाता है, या उनकी बढ़ोतरी रोकी जाती है। उनका कभी ऐसे व्यक्ति हो उनकी सैलरी कम की जाती है। मतलब बहुत सारी एक्शंस के प्रकार हैं। अगर ऐसी है तो नहीं मानो तो जेल भी आ सकता है, उनको दंड भी हो सकता है, फाइन हो सकता है। साम दाम दंड भेद, ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं। तो ये जो ऐसी हरकतें करने वाला या ऐसी हरकत जो भी करेगा उनको पनिशमेंट्स तो होनी ही चाहिए। अभी ये हैरेसमेंट किस प्रकार के रहते हैं कि जैसे मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, फाइनेंशियली, इमोशनली, ये सब तरह, या शारीरिक। कई बार ऐसे होता है गलत कमेंट्स पास करेंगे, कई बार ऐसे होता है कि कैबिन में बुलाकर उसको पीड़ित करेंगे, मानसिक या ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, कि मैंने ऐसी हरकत के अगर किसी को पता चले तो आपकी ड्यूटी जाएगी, या हम आपकी सैलरी स्टॉप करेंगे, या जो भी कुछ उसको डराया धमकाया जाता है। या बहुत बार ऐसे भी होता है कि मैसेजेस SMS करके, या गंदे वर्गल लैंग्वेज, गंदी भाषा यूज़ करके, गंदे वर्ड्स यूज़ करके उसको सताया जाता है। बहुत बार उसकी शारीरिक, ये सेक्सुअली ये इसकी मांग की जाती है, टच। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि ये सब अगर जो गलत बातें होती है, अभी तो बचपन से ही स्कूल में भी इसका एजुकेशन दिया जाता है, इस बारे में शिक्षा दी जाती है। गुड टच, बैड टच। आप ज़रूर एक कोमल ये कार्टून देखिए, 9 साल की बच्ची के साथ क्या हादसा हुआ था और उसने उसको कैसे फेस किया। बहुत अच्छी कार्टून है वो, मतलब आप बहुत कुछ समझ सकते हो उससे। तो ये सब बातों के लिए हमें बहुत
केयर करनी चाहिए, खुद को संभालना चाहिए, खुद को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जिनको नियोक्ता कहा जाता है, एम्प्लॉयज़ को पूरा प्रोटेक्शन देने के लिए समर्थ होना चाहिए, सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए। और जितनी देर ऑन ड्यूटी वो है, वो उनके अंडर सब एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका संरक्षण उनको करना बहुत ज़रूरी है। जेंडर इक्वालिटी, मेल फीमेल, मतलब महिला हो या पुरुष हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है, इक्वल प्रोटेक्शन देना है। और सैलरीज में भी काम सेम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि महिला है इसलिए उसको कम, या पुरुष है तो उसको ज़्यादा, या महिला है तो उसका सैलरी कम, नहीं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। तो ये विशाखा गाइडलाइंस में है। एक तो कमिटी, प्रोटेक्शन, और मतलब सबका ये अच्छी तरह से जितनी देर टाइम उनका काम का है, वो कार्यस्थल के टाइम तक उनकी देखभाल अच्छी होनी चाहिए, अच्छी सुरक्षा में। काम की जगह कौन सी होती है? काम की जगह पर तो हम बोलेंगे कि हाँ, हम जहाँ काम करते हैं वही हमारी काम की जगह है, वही हमारा कार्यस्थल है। यस, बराबर है। लेकिन हम अगर मानेंगे कि कार्यस्थल पर सपोज आपका 5th फ्लोर पर है और बाकी फ्लोर्स पर और कई कंपनीज या रेजिडेंस एरिया है या और कोई ऑफिसेस हैं, तो जो लिफ्ट है वो लगता है आपकी काम की जगह है, कार्यस्थल है। यस, वो भी लिफ्ट आपकी कार्यस्थल में ही आएगी। आपके जितने भी फ्लोर्स हैं वो आपके कार्यस्थल में ही काउंट किए जाएंगे, गिनती किए जाएंगे। और अगर कॉमन कैंटीन है या सेपरेट कैंटीन है, जो भी, वो भी आपका कार्यस्थल में ही आएगा। अगर टेरेस है, आप बोलोगे कि कभी टेरेस पर, जो भी आपके कार्यस्थल की जगहें हैं वो सब उसमें मानी जाएगी। अगर ट्रांसपोर्ट है कि उनकी बस है या उनकी गाड़ियां हैं, तो वो भी कार्यस्थल में ही आएगी। जब तक आप वहाँ हो, आपका प्रोटेक्शन फुल्ली उसमें इंक्लूड, मतलब समाया हुआ है। अगर आपके साथ कार्यस्थल से और कहीं जाना है, कि जैसे एक कार्यस्थल से कोई फाइल लेके जानी है या किसी से टाइम अपॉइंटमेंट लेनी है, आपको जाना है, या कोई नर्स है उसको ब्लड के लिए कहाँ दूसरे हॉस्पिटल में जाना है, तो उसके साथ जो भी आप एक कंपनी दोगे, तो वो भी, मतलब उसको भी इतना ही ये चाहिए कि उसकी सुरक्षा अच्छी तरह से की जाए। अगर उसके दिल में ऐसी गंदी भावना, गंदी हरकत कभी आ सकती है, तो वो भी ऑन ड्यूटी है, भले रास्ते पर क्यों ना हो, लेकिन वो ऑन ड्यूटी में ही समाया जाएगा। हाँ, जब हम ऑफिस आवर्स, मतलब जो हमारे घंटे हैं काम के, वो कंप्लीट करके, ओवर टाइम है तो ठीक है, आप ऑफिस में हो, आप अपने काम पर हो, वो अलग बात है। लेकिन जब वहाँ से काम छूटने के बाद, काम से मतलब जब आपका टाइम खलास होने के बाद आप घर पर जाते हो, तो तभी आपकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब तक आपका काम करने का टाइमिंग है, तब तक वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि आपको अच्छी तरह से सुरक्षित रखें। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और इसके बावजूद
ऐसी बहुत सारी हरकतें रास्तों पर भी होती है। तो उसके लिए तो आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हो। मतलब आप जब कार्यस्थल के अलावा मैं कह रही हूँ, तो वो पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो, या अपने पेरेंट्स को बता के ऐसी हरकत को किसी के भी अच्छे इस द्वारा, पुलिस कंप्लेंट हो या कोर्ट हो, तो ऐसे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हो। इवन आजकल तो ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो खुद की सुरक्षा, मैंने सेल्फ डिफेंस में बहुत बार ये बताया था। बहुत सारी बैचेस मैंने ली थी, तो सेल्फ डिफेंस के लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशन भी हमने करके दिखाए थे कि खुद को कैसा बचाया जा सकता है। कई बार लड़कियां पेपर स्प्रे रखती है, कई बार ऐसे पेन्स ऐसे हाथ में रखती है कि जैसे किसी ने हरकत करने की सोची, उनको ऐसे लगा, तो वो पेन का जो नोक है वो ऐसे होना चाहिए कि वो इंसान को लग जाए, ठीक है। लेकिन आपने जानबूझकर लगाया वो नहीं, वो ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। सॉरी, लेकिन सॉरी बराबर है। तो अगर वो बोले नहीं ऐसे क्यों, तो आप फिर से ये कह सकते हैं कि फिर थोड़ा आप क्यों नहीं दूर हटके खड़े रहते हो। ऐसे कई बार ये नुक्से होते रहते हैं, प्रकार होते रहते हैं। तो मार्केट हो, जहाँ क्राउडी एरिया हो, तो वैसे हम को सेफ कैसे रहना चाहिए, उसके लिए भी बहुत सारे प्रकार हैं कि हम सुरक्षित खुद को कैसे करें। लेकिन जहाँ तक कार्यस्थल का है, तो ये सब बातें मैंने बताई आपको। हमेशा डरना नहीं चाहिए। कई बार ऐसी महिलाएं होती हैं कि जो डरती हैं कि अगर हमने कंप्लेन की तो हमारा नाम बदनाम होगा, अगर हमने कंप्लेन की तो हमारी सैलरी रोकी जाएगी, या हमारी बढ़ोतरी रोकी जाएगी, या हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर है, आपकी कंप्लेन किसी ने नहीं सुनी, तो बहुत सारी और जगह है, पुलिस कंप्लेन करो, कोर्ट केस करो, ज़रूर आपकी सुनेंगे। अगर नहीं सुने तो पुलिस कमिश्नर तक भी आप जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट तक भी आप जा सकते हो। लेकिन ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या जिला लेवल कमेटी, कंप्लेंट कमेटी, तो ये सब क्यों की गई हैं? ये सुरक्षा के ही लिए ये सब कमिटीज़ का प्लान किया गया है, आयोजन नियोजन किया गया है। अगर जहाँ पर नहीं हो कमिटी, तो आप सबको इकट्ठा होकर उसको जहाँ पर भी आपका कार्यस्थल होगा, देखना चाहिए कि कमिटी है, कंप्लेंट कमिटी नहीं है, तो उनको बनाने के लिए आपको कह देना चाहिए, फोर्स करना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं, कंप्लेंट कमेटी चाहिए, हर एक जगह पर चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि गलत फायदा भी लोग उठाते हैं, कि महिलाएं कहती है कि उनके लिए बहुत आजकल सुरक्षा का ये है, सेफ्टी उनको दी जाती है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो वो गलत फायदा भी उठा सकती है। तो ये दोनों साइड से नहीं होना चाहिए, लड़कों की तरफ से भी नहीं होना चाहिए, लड़कियों की भी तरफ से नहीं होना चाहिए। अच्छे, आप जहाँ पर भी काम करते हो, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करो, एक दूसरे की इज्जत करो, और हर एक को एक दूसरे को कैसे सेफगार्ड कर सकोगे, प्रोटेक्शन दे सकोगे, सुरक्षा दे सकोगे, तो ये ऐसी हरकतें होगी ही नहीं। हमें ध्यान देना चाहिए, ध्यानपूर्वक हमें काम करना चाहिए, तो ही हमारा काम सफल होगा। और ये विशाखा गाइडलाइंस का भी काफ़ी आजकल जो उपयोग हो रहा है, तो वैसे बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने
कानूनी ये विशाखा गाइडलाइंस हेल्प के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी है। वैसे एक केस मुझे याद आ रहा है कि केएम हॉस्पिटल में एक अरुणा शानबाग जो सीनियर नर्स थी, इंचार्ज नर्स, तो उसकी दूसरे दिन शादी होने वाली थी। उसके एक दिन पहले एक वार्ड बॉय ने उसके साथ बड़ी बुरी हरकत की और ऐसी गंदी हरकत करके उसको एक रूम में बांध के एकदम बंद कर दिया और जैसे वो कोमा में गई। कोमा में वो 42 ईयर्स 42 साल केएम हॉस्पिटल में थी, लेकिन उसको किसी ने भी कम नहीं समझा। सबने बहुत अच्छा उसको सेफगार्ड किया, प्रोटेक्शन मतलब उसकी ट्रीटमेंट की, इलाज बहुत अच्छी तरह से किया। सब लोगों ने बहुत इज्जत से उसको रखा, भले कोमा में थी लेकिन और कोई हॉस्पिटल में नहीं भेजा या वापस घर में भी नहीं, ये ठीक नहीं हो सकती है ऐसा। कई लोगों ने तो मर्सी किलिंग मतलब दया मौत उसको दी जाए इसलिए भी केस किया था, लेकिन ये नामंजूर किया क्योंकि बराबर है, जब तक प्राण है, जब तक सांस है, उनको हम मौत में क्यों ढकेलें। तो इसलिए उन्होंने, कोर्ट ने भी ये नामंजूर किया और उसकी बहुत अच्छी तरह से इलाज किया। जब 42 इयर्स के बाद उसकी डेथ हुई, मौत हुई, तो भी सब नर्सेज, सब डॉक्टर्स बहुत रोए थे। लेकिन ये एक्चुअली जो वार्ड बॉय था उसने इतनी गंदी हरकत की, तभी ये फांसी की वगैरह सज़ा नहीं थी, एक्चुअली होनी चाहिए थी। आजकल जैसे निर्भया केस में आपने देखा होगा, निर्भया केस सुना होगा, और कई सारे ऐसे केसेस बहुत सारे हुए हैं, तो उनको फांसी भी दी गई है। ऐसे ही होना चाहिए तो ही लोग सुधरेंगे, यही सच्चा प्रोटेक्शन है। लेकिन ऐसी नौबत आए ही क्यों? अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बर्ताव करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। अभी एक कॉलेज की घटना, मैंने एक वीडियो में वो उदाहरण दिया था कि एक कॉलेज में एक लड़की ने डांस परफॉर्म किया था और वही कॉलेज में उसको बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन एक लड़के ने, कौन सी बदले की भावना थी उसके मन में, बहुत गंदी हरकत की। आजकल सोशल मीडिया के द्वारा भी बहुत सताया करते हैं लोग, फेसबुक या व्हाट्सएप, SMS, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि बहुत वल्गर लैंग्वेज उसमें यूज़ करते हैं। तो उसके फ़ोटोज़, दूसरे गंदे फ़ोटोज़ के साथ लिंक अटैच करके फेसबुक में डाले और ये उसको सहन नहीं हुआ, वो डिप्रेशन में आ गई, उसने किससे शेयर नहीं किया और उसने सुसाइड कमिट किया। तो ये भी नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो उनको, करने वालों को ऐसी हरकतें, उनको बढ़ावा मिलेगा। तो ये बढ़ावा हमें कहीं तो कहीं रोकना चाहिए। हम अगर स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, तो ही ये सब हमारा विजय होगा, हम लोग सक्सेसफुल होंगे और अच्छी तरह से हम एक दूसरे से व्यवहार कर सकेंगे। तो आप भी सुरक्षित रहे, अपना कार्यस्थल भी सुरक्षित हो। जब तक मैंने आपको सब बता दिया कि ऑन ड्यूटी में जब तक आप हैं तब तक उनकी जिम्मेदारी है, और जब आप घर में जाते हो तो अपनी जिम्मेदारी को आपको खुद ही निभाना है। धन्यवाद।